लगा दो। ओके, हाँ भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे दोस्तों। सीरीज चल रही थी अपनी धमाकेदार, अपन चल रहे हैं ना, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके की अपनी रफ्तार रह रही है ना, उस तरीके से चलते रहे तो लास्ट में जाते जाते अपन को आनंद आ जाएगा दोस्तों। कल्पना नहीं कर सकते हो ना, वह काम हो जाएगा, इतना आनंद आ जाने वाला है दोस्तों। तो बनिए रहिए लास्ट तक अपने साथ में। अपन चल रहे थे 2100 प्रश्नों की सीरीज लेकर के चल रहे थे। कुछ हद तक अपन ने 900 के आसपास प्रश्न है ना कल कर लिए थे दोस्तों। 900 के आसपास प्रश्न जो है अपन ने कल वाली क्लास में कर लिए थे। आज जो चलेंगे 901 से लेकर के 950 तक प्रश्न जो है ना आज आपके क्या हो जाएंगे भाई, पूरे हो जाएंगे। जैसे 950 प्रश्न आपके पूरे होते हैं तो कल जो है ना आपकी डाउट क्लास लग जाएगी भाई। कल क्या लग जाएगी आपकी? डाउट क्लास। जिन जिन बच्चों के प्रश्न में जो जो समस्याएं आई हैं, जिन जिन बच्चों ने अधिकांश समस्याएं अपनी दर्ज करवाई हैं, उनकी अपन कल क्या लगा देंगे, उनकी डाउट क्लास लगा देंगे। उनकी सारी समस्याओं का अपन क्या कर देंगे भाई, समाधान कर देंगे। अब रही बात आपके थ्योरी क्लासेस की, तो मैं शुरू से ही ना थ्योरी क्लासेस को लेकर के बहुत ही खुद भी एक्साइटेड हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत उम्मीदें लेकर के बैठे हो कि कब थ्योरी क्लास लगे दोस्तों। तो बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उनको कह रहा हूँ ना, अंग्रेजी को छोड़ करके मैं सारी शिक्षण विधि करवा दूंगा दोस्तों। क्योंकि अंग्रेजी जब मुझे ही नहीं आती ना, मैं करवा तो दूंगा, आंसर भी सही बता दूंगा, लेकिन आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि आप इतना समझ पाऊं। और जिसमें मैं खुद इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं ना, फिर मुझे भी पढ़ाने में आनंद नहीं आता है दोस्तों। इसलिए ना मैं अंग्रेजी को एक बार रहने दे रहा हूं। बाकी आपकी ना SST वाली सारी टॉपिक टू टॉपिक करवा दूंगा। रीड फर्स्ट लेवल में जो मैथ्स की, साइंस की जो आती है वो भी टॉपिक टू टॉपिक करवा दूंगा। साइंस और मैथ्स वालों की भी टॉपिक टू टॉपिक करवा दूंगा। और भाषा शिक्षण की भी मैं क्या करवा दूंगा, आपको टॉपिक टू टॉपिक करवा दूंगा। एक एक टॉपिक, छोटा सा छोटा टॉपिक भी नहीं छोड़ूंगा, छोटे से छोटे टॉपिक की भी आपको थ्योरी क्लासेस दूंगा। ये मेरा पूरा मूड था कि मैं आपको 1 अप्रैल से क्या कर दूं, इसको स्टार्ट कर दूं। हाँ, 1 अप्रैल यानी कल से मेरा है ना इरादा था कि 1 अप्रैल से क्या हो जाए, ये 100% स्टार्ट हो जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा दोस्तों, ये 1 अप्रैल ना तारीख बड़ी खराब है ना, ये ना इसको पागल दिवस बोलते हैं भाई, बेवकूफ़ बनाने वाली तारीख है। तो इस बेवकूफ़ बनाने वाली तारीख के दिन ना अपन अपना बढ़िया से काम की ओपनिंग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि ये जो थ्योरी वाली क्लासेज है ना, सोमवार से रेगुलर अप्रैल के अंतर्गत, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ये 30 अप्रैल से पहले मैं आपकी सारी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस पूरी करवा दूंगा। टॉपिक टू टॉपिक 30 अप्रैल से पहले पूरी थ्योरी टू थ्योरी, टॉपिक टू टॉपिक पूरे करवा दूंगा दोस्तों। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं चाहूंगा मेरे पास में वीडियो अभी भी पड़े, मैं अपलोड कर सकता हूं। ऑफलाइन के वीडियो पड़े, मेरे पढ़ाए हुए हैं, लेकिन मैं ऑफलाइन के वीडियो डालना नहीं चाहता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मैं आपको स्पेशली पढ़ा कर ही डालूं। क्योंकि क्या होता है कि ऑफलाइन में हम बहुत सी बातें भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि यहाँ मैं आऊँगा, आधे पौने घंटे तक जितना भी पढ़ाया बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चले और आपके पास में आ जाए, ताकि आपका भी समय वेस्ट नहीं हो, जिसका मैं शुरू से ध्यान रखता हूँ कि आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है और आपका एक एक पल इंपॉर्टेंट है। वो कहीं भी ना ऐसे फालतू कामों में व्यस्त नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मैं व्यर्थ नहीं जाने के चक्कर में है ना, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा पूरी, ये टॉपिक टू टॉपिक अपने चलेंगे। और गारंटी कह रहा हूँ 31 होगा भी नहीं, 30 अप्रैल से पहले मैं आपकी ये थ्योरी क्लासेस 100% कंप्लीट करवा दूंगा। यानी कि शिक्षण विधियां जो है ना सारी सब्जेक्ट की, वो आपके 30 अप्रैल दोस्तों, तारीख दे रहा हूं मैं आपको, 30 अप्रैल को शिक्षण विधियां आपकी 100% पूरी हो जाएगी। थ्योरी व्योरी क्वेश्चन आंसर सब 30 अप्रैल तक, सोमवार से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में A to Z शिक्षण विधियों के नाम का आपके कुछ भी नहीं बचेगा, सब मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ताकि आपके पास में ना 50 से 60 दिन आपको क्या मिल जाएगी अभी, उसको रिवाइज करने के भी मिल जाए, कि वापस बार बार भी उस चीज को पढ़ सके। समय मिलना जरूरी, वो समय भी आपको क्या होगा वहां से मिल जाएगा। तो अपन ये कर देंगे। फिर रही बात आपके NCF 2005 और RT 2009 और कार्यात्मक अनुसंधान की, तो इसकी थ्योरी होते ही साथ साथ में या बीच में जब भी मुझे मौका मिला मैं ये लगा दूंगा। फिर अपन वहां से साइकोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आपकी डिमांड थी कि साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पुटअप होते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा और उनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि अपने पास में मई और जून का समय बचेगा, तो समय का अपन सदुपयोग 100% करेंगे, श्योरिटी के साथ में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर अपने पास में और भी समय बचेगा इतना सारा, तो अपन क्या करेंगे, लंबी 2-4 मैराथन क्लास भी लगा देंगे बीच में ना। एक दिन लगे, मान लीजिए कि 5 से 6 घंटे की मैराथन क्लास लगे, उसमें आ जाना, 100-150 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। 100-150 क्वेश्चन के माध्यम से एक बार वापस क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को अपन रिवाइज कर देंगे। तो मतलब मैं पूरा प्लान लेकर के बैठा हूं कि 50 से 60 नंबर आपके कहीं जाने नहीं चाहिए ना। मैं पूरा प्लान इस 50 से 60 नंबर को लेकर के बैठा हूं। मैं
इसी नंबर की गारंटी लेता हूं कि 50 से 60 मैं आपको हिलने नहीं दूंगा। इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं और 100% आपके लिए करता रहूंगा, बस आप साथ में बने रहिए। तो ऐसे आप बिल्कुल प्रश्न मुझे नहीं पूछिए सर कि कब क्या लाने वाले हो, क्या नहीं लाने वाले हो। मुझे पता है क्या लाना है क्या नहीं लाना है। सारा टाइम टेबल का शेड्यूल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या मैं अपने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाता हूं, या ना चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी पड़े हुए हैं, वहां से आप मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज कर दो, मैं वहां से भी स्टेटस लगाता हूं, वहां पे भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो ये अपना आगामी प्लान है जो सोमवार से ना 100% हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक चैनल है तो ध्यान रखना दोस्तों, तो अपन बिना किसी टाइम गंवाए, आपको पता है कि मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता हूं कभी भी। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न दोस्तों। सामाजिक वाले बहुत कहते हैं सर सामाजिक के क्वेश्चन लेकर के आओ, सामाजिक के क्वेश्चन लेकर के आओ ना। आज थोड़े से मैं सामाजिक के प्रश्न ज़्यादा लेकर के आया हूं ना, उन लोगों को भी खुश करना अपनी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। तो देखिए इसी डेट में आए हुए प्रश्न, हालांकि सबके काम आते हैं, कोई फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल अभी तक तो रहा नहीं है, तो सबके काम आने वाले हैं ना। सामाजिक के किस क्वेश्चन है ना फर्स्ट लेवल वाले के पर्यावरण में काम आ जाएंगे, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं हुई। सामाजिक विज्ञान की, क्योंकि जो साइंस मैथ्स वाले हो ना, जो सामाजिक विज्ञान के जो नियम है ना, लगभग वैसे के वैसे नियम विज्ञान के भी हैं, तो लगभग मिलती जुलती क्लासें हैं, तो सारी काम आने वाली, ऐसी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, कहा जाता है स्व आंकलन, समाजमितीय तकनीकी, केस अध्ययन या मनोमितीय अग्निकी। तो इसको समझिए ना, ये कह रहा भाई सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि, सामाजिक कक्षा में एक विधि का उपयोग होता है जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं। एक दूसरे के प्रति कितना स्नेह, एक दूसरे के प्रति कितना अटैचमेंट है, उनका मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं। उस विधि को क्या कहा जाता है, उसको उस तरीकों को क्या कहा जाता है भाई? स्व आंकलन, समाजमितीय तकनीकी, केस अध्ययन या मनोमितीय। देखो ये मनोमितीय तकनीकी कुछ नहीं होती है। केस स्टडी आप समझते हो, जब किसी समस्यात्मक बालक की कोई ऐसी कोई समस्या है तो घर पे जा करके उनके आंकड़े वगैरह इकट्ठे करके ना उस सारा का सारा अपन प्रोसेस करते हैं, वो सारी क्या कहलाती है? आपका केस अध्ययन। तो केस अध्ययन भी ये नहीं होगा। स्व आकलन का मतलब होता है खुद के द्वारा खुद का आकलन करना, अपना मूल्यांकन स्वयं करना। ये तो किसी और शिक्षार्थियों के प्रति लगाव की बात करें तो खुद की बात हो नहीं रही है, इसको भी काट दो। काटने के हिसाब से देखें तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाजमितीय तकनीकी। बिल्कुल दोस्तों, समाजमितीय तकनीकी एक नवीन उपागम है शिक्षा के अंतर्गत, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि बच्चों को समाज के अंदर रहना सिखाया जाता है, किस प्रकार के समाज के लोगों के साथ में उसका मेल मिलाप बढ़े, किस तरीके से समाज के प्रति लोगों का उनका लगाव बढ़े। इस उपागम के द्वारा शिक्षा के अंदर ये नवीन चीज लाई गई है दोस्तों। ये इसको नवाचार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये समाजमितीय तकनीक, नवाचार आपके टॉपिक भी है ना, समाजमितीय जो है ना भी एक प्रकार का नवाचार है जो बच्चों को समाज के प्रति लगाव करना सिखाता है। तो सही आंसर जो होगा ना दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण नहीं है? लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण नहीं है? देखो मैं आपको हल्का सा बता दूं, सेकंड लेवल वालों के एक चिंतन नाम का टॉपिक है भाई ना। चिंतन भी कैसा? सृजनात्मक चिंतन नाम का एक टॉपिक है, उसके अंदर से ये प्रश्न आया। तो ये अपन थ्योरी में पढ़ेंगे कि चिंतन क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितने प्रकार का होता है, बहुत बड़ी सी डिटेल हो जाती है। एक बार यहां से समझिए केवल, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण नहीं है? सृजन के द्वारा जो चिंतन करते हो, सृजनात्मक जो चिंतन कर रहे हो, कौन सा अनिवार्य नहीं भाई? निगमन, मनन, उत्पादक या अभिसारी। दोस्तों अभिसारी भी इसके अंदर जरूरी होता है, मनन भी इसके अंदर जरूरी होता है और निगमन भी इसके अंदर जरूरी होता है। ये अनिवार्य गुण है। तो अभिसारी का इतना महत्व नहीं होता है कि जितना होना चाहिए। महत्व तो चारों का होता है, लेकिन अभिसारी का भी इतना नहीं होता है, मनन का भी इतना नहीं होता है जितना निगमन का। सबसे ज्यादा होता है उत्पादक, यानी कि कितने सृजन कब करोगे? जब आपके अंदर कोई चीज उत्पन्न हो रही है। जब तक आपके अंदर उत्पादक काम नहीं करेंगे, जब तक कोई चीज आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगी, तब तक कोई चीज का आप नया सृजन नहीं कर सकते। तो ये जो बात कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य गुण है दोस्तों, तो ये तीनों नहीं होगा दोस्तों। जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? उत्पादक। उत्पादक सृजनात्मक चिंतन का मुख्य गुण कहलाता है। उत्पादक के बिना सृजनात्मक चिंतन किया भी नहीं जा सकता। सही आंसर हो जाएगा आपका 2। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र बल देता है। ये कह रहा है भाई सामाजिक विज्ञान में परीक्षा में सुधार लाने के लिए हाल ही में जो एनसीएफ आया है, एनसीएफ आधार पत्र आया, वो किस पर सर्वाधिक बल देता है भाई? खुली पुस्तक परीक्षा पर, सतत आकलन पर, परीक्षा निष्पादन पर, परीक्षा में समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर। देखो इस पे कोई नया निष्पादन या इस पर नहीं था दोस्तों। आपको पता है भाई एनसीएफ 2005 ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया था, क्योंकि सबसे पहले 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। उसने 2 प्रकार के मूल्यांकन बताए थे, विकासात्मक मूल्यांकन एंड रचनात्मक मूल्यांकन। इसी विकासात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन को लेकर के एनसीएफ 2005 ने मूल्यांकन के अंदर 2 शब्द जोड़ दिए थे, जिसका नाम था सतत एवं व्यापक। तो ये कह रहा है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र बल देता है। तो किस पर बल देगा दोस्तों? सतत आकलन पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। इसमें ऑप्शन भी है सतत आकलन, तो सतत क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न,
क्या कहता है अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। भाई सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करना है, समस्या का पता लगाना और समस्या का निदान करना है, तो इसमें शामिल होंगे क्या क्या शामिल होंगे दोस्तों, ये पूछ रहा है भाई। ये कह रहा है शिक्षार्थी की कठिनाई की विशेष पहचान करना, बिल्कुल होगा। पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, नहीं इससे कैसे उपचार करोगे, समस्या कैसे करोगे। चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों की त्रुटियों का तुरंत सुधार। ये कह रहा है भाई निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे, जो जिसमें निदान भी आना चाहिए, जिसके अंदर उपचार भी आना चाहिए। ये कह रहा है त्रुटियों को तुरंत सुधार करना, केवल उपचारात्मक की बात कर रहा है। और चर्चा के लिए अनेक अवसर प्रदान करना, देखो ये भी नहीं होगा। पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, इससे कैसे निदान होगा और उपचार। आप अधिक से अधिक सामग्री उपलब्ध कराओगे, इससे कैसे उपचार होगा और कैसे निदान होगा दोस्तों, इम्पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना है ना, सबसे कठिनाई विशेष की पहचान करना, ये जो मेन जो इसका उत्तर होगा ना वो ये होगा दोस्तों कि बालक की कठिनाई विशेष क्या, किस चीज में उसकी विशेष कठिनाई है, वह निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा। दोस्तों चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ये इसके लिए निदान क्या करोगे दोस्तों। त्रुटियों को तुरंत सुधार करना, बिल्कुल नहीं दोस्तों। पढ़ने के लिए, क्योंकि उपचारात्मक और निदानात्मक प्रक्रिया एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया, तुरंत इसके परिणाम नहीं आते हैं। पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, अधिक सामग्री उपलब्ध करवाने से कैसे निदान करोगे, कोई चीज, इन तीनों चीजों का कोई ऑप्शन का कोई अर्थ नहीं है दोस्तों, ये सही है। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, एक बालक का कठिनाई स्तर क्या है इसकी पहचान करना, इसी के आधार पर तय होगा कि उसको किस किस प्रकार की समस्या और उसका किस किस प्रकार से आपका समाधान करना चाहिए। इस पे जो आंसर सही होगा ना दोस्तों वो होगा आपका 1 नंबर वाला भाई, पहला इसका आंसर सही होगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। कि ये जो 4 आयाम दे रखे इसमें बोला कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है, जिससे पता चले कि शिक्षा प्रगतिशील चल रही है भी। शिक्षार्थियों को अलग अलग करना, प्रकार्यात्मक बुद्धि, परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। ये कह रहा है शिक्षार्थियों को अलग करना, देखो अलग कभी कुछ नहीं होता। प्रकार्यात्मक बुद्धि, ये क्या होती है, बुद्धि के चैप्टर पढ़ूंगा तब मैं इसको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, नहीं, ये कह रहा है प्रगतिशील का आयाम है। बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, यानी कि किस किस प्रकार से अधिक बालक को शिक्षा दी जाए, किस प्रकार से विविध प्रकार की शिक्षा दी जाए, कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो और कितना अलग अलग प्रकार का कंटेंट हो, इन दोनों के ऊपर फोकस करेंगे ना, वो शिक्षा कौन सी कहलाएगी आपकी प्रगतिशील शिक्षा है ना। हाँ, आगे से आगे बढ़ती हुई निरंतर चलने वाली शिक्षा, कंटिन्यू वाली शिक्षा जो कहलाएगी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके 4 वाला सही हो जाएगा, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। अरे एसएसटी वालों आपके प्रश्न बड़े टफ आते हैं ना, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी भाई। एक बार जब मैं थ्योरी पढ़ूंगा ना, फिर ये सारे के सारे प्रश्न आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसके लिए थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेवल लग रहा होगा प्रश्नों का, मुझे पता है समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे, लेकिन समझिए एक बार है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। तो ये कह रहा भाई परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना या निबंध लिखना। देखिए इसमें आप वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हो इन चीजों का है ना, तो किताब पढ़ना, निबंध लिखना, परियोजना करना। मैंने कहा ना जब आपको अलग ऑप्शन जो लगेगा ना वो सही उत्तर होगा। देखिए ऑप्शन काटने के साथ देखो निबंध लिखना भी एक प्रकार की शैक्षिक क्रिया, किताब पढ़ना भी शैक्षिक क्रिया, परियोजना भी क्या है शैक्षिक क्रिया, समूह चर्चा एक प्रकार की शैक्षिक क्रिया होगी। तो काटने के हिसाब से देख रहे तो अपना है ना 2 नंबर वाला ऑप्शन क्या जा रहा है, सही जा रहा है। और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियमों और विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है, यानी कि समाज के नियम और समाज के विनियमों को बढ़ावा कौन देता है। समूह चर्चा, ग्रुप में रह करके आप जो बातचीत करते हो, समूह में रह करके जो बातचीत करते हो, उससे सामाजिक गुणों का विकास भी होता है और सामाजिक मूल्यों की भी उसको जानकारी मिलती है कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किस प्रकार की वार्ता करनी चाहिए। ये सारी की सारी जानकारी उसको कहां से मिलती है, समूह चर्चा के माध्यम से मिलती है। तो 2 नंबर वाला जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कह रही कि अवलोकनीय तथ्यों से, आप अवलोकन के द्वारा जो तथ्य आपको प्राप्त होते हैं उसे निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया, यानी कि मेन रिजल्ट्स, अवलोकन ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो आप रिजल्ट्स तक पहुंचते हो वो निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई। विश्लेषण, प्रतिपादन, मस्तिष्क आलोड़न या निगमन। दोस्तों निगमन एक विधि है, विश्लेषण भी नहीं कहलाती है, प्रतिपादन भी नहीं कहलाता, ये कहलाती है दोस्तों मस्तिष्क आलोड़न। मस्तिष्क आलोड़न क्या होता है, आडोलन होता है, तो आलोड़न नहीं है ना, आडोलन। तो मस्तिष्क आडोलन क्या होता है, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने का। आप है ना क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, ऑब्जर्वेशन के अंदर मस्तिष्क में जाकर के आडोलन करना, हलचल करना मस्तिष्क के अंदर, फिर उसके द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो कौन सी क्रिया कहलाएगी आपकी, मस्तिष्क आडोलन प्रक्रिया कहलाएगी। 3 नंबर वाला जो उत्तर होगा इसका क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट कार्य के अंग हैं। प्रोजेक्ट जो कार्य दिया जाता है, मैंने कहा प्रोजेक्ट का मतलब वह कार्य जो विद्यालय में कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो बच्चों को घर पे करने के लिए दे दिया जाता है कि आप घर पे जाकर के इस काम को बढ़िया से बढ़िया तरीके से करके लाइए। तो ये कह रहा है प्रोजेक्ट कार्य के अंग है भाई, रिपोर्ट लिखना, स्थल का अवलोकन करना, संबंधित जानकारी का संकलन या स्थल का चिन्हीकरण।
ये देखो प्रोजेक्ट कार्य के अंग है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट कार्य के यदि अंग की बात करें दोस्तों तो ये चारों के चारों क्या है भाई, प्रोजेक्ट कार्य के अंग है। लेकिन उसे क्रम पूछा भाई पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा। तो दोस्तों मैं बता सबसे पहले जो आता है ना वो आता है भाई स्थल का चिन्हीकरण। क्या आता है भाई, स्थल का चिन्हीकरण, कि किस जगह पर आप प्रोजेक्ट कार्य करोगे। पहले नंबर पे जो आएगा वो कौन सा आएगा, आपका स्थल पर चिन्हीकरण आ जाएगा सर। दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों, दूसरा आता है स्थल का अवलोकन। पहले स्थान को निश्चित कर लो, फिर उस स्थान का क्या करो, अवलोकन करो कि ये वास्तविकता में प्रोजेक्ट करने के लिए सही चीज है या नहीं है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका संबंधित जानकारी का संकलन। आप कितनी उसके बारे में जानकारी रखते हो उसका क्या कर लो, आप संकलन कर लो। एक बार उस जानकारी को आप क्या कर लो दोस्तों, इकट्ठी कर लो। अंत में जो आएगा वो आ जाएगा आपका रिपोर्ट लेखन। ये चार क्या बताए गए हैं, प्रोजेक्ट कार्य के अंग बताए गए दोस्तों। तो ये क्रम की बात कर देखो, स्थल चिन्हीकरण, स्थल अवलोकन, स्थल। अब देखिए पहले नंबर निकल, सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, स्थल का चिन्हीकरण। स्थल का चिन्हीकरण कौन सा, ये है, तो पहले नंबर पर तो आपका ये आ जाएगा। फिर ये कह रहा दूसरे नंबर स्थल का अवलोकन, दूसरे नंबर पर आपका ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा कि भाई तीसरे नंबर पर क्या है, संबंध का संकलन करना, तो तीसरे नंबर पर आपका ये आ जाएगा। और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो मतलब जो सही जो होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका, पहले नंबर पे आएगा 4, फिर 4 के बाद में क्या आ रहा है आपका, दूसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है आपका, स्थल का अवलोकन, फिर 3 और 1, यानी कि 4 2 3 1 जहां ऑप्शन होगा वो सही होंगे। देखिए 4 कहाँ आ रहा है, पहले ये आ रहा है 4 3 2, 4 2 3 1, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। मतलब क्रम जमाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने क्रम डाल दिया, इसका सही उत्तर आ जाएगा 3। ये प्रोजेक्ट विधि में आपको पढ़ाऊंगा ना तब आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अरे कुछ दिक्कत भी है ना दोस्तों, अरे क्या हो रहा है, समस्या हो रही है ना, मेरा थोड़ी सी स्टोन की प्रॉब्लम है ना, पथरी वथरी है शरीर के अंदर। तो 2-4 दिन से क्या धूप ज़्यादा रही, तो मैं बिना एक कारण है कि मैंने 1 तारीख के बजाय ना आपके सोमवार तक की इस क्लास को क्या कर दिया, मैंने आगे बढ़ा दिया। मैं चाहता तो था कि सोमवार तक नहीं बढ़े, आज ही आ जाए, लेकिन देखो अपन स्वस्थ नहीं है ना, मुझे पता है कि मैं 4-5 घंटे यदि क्लास नहीं ले पाऊंगा तो मैं पहले आपसे कमेंटमेंट नहीं, और मेरी आदत है अगर मैंने कमेंटमेंट कर दिया ना तो मैं उसको पूरा करूंगा। मैंने कह दिया ना अप्रैल के अंदर मैं शिक्षण विद्या पूरी पढ़ाऊंगा, तो रात दिन एक करना पड़ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं शिक्षण विद्या अप्रैल में ही पूरी करूंगा। देखना सिलेबस लेकर के बैठना आप हाथ के अंदर, एक भी टॉपिक आपका थ्योरी का बाकी नहीं रहेगा, एक भी टॉपिक एक भी विषय में सारे के सारे टॉपिक टू टॉपिक कराऊंगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा दोस्तों, कोई चीज नहीं छूटने वाली। छोटा सा छोटा टॉपिक भी होगा ना जिसमें से अभी तक एक भी प्रश्न नहीं आया हो, फिर भी उसकी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन थोड़ा सा मैं स्वस्थ हो जाऊं, अपने आप को आराम दे रहा हूं ना, इसलिए आप देख रहे होंगे 2 दिन से मैं थोड़ा सा नर्वस पढ़ा रहा हूं, है ना, थोड़ी सी एनर्जी आने तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहो ना, मेरी गारंटी है। तो निम्न में से कौन सा, और मैं ऐसे बच्चों से बातचीत इसलिए करता हूं कि अपने चैनल पे, अपने मेरे चैनल पे नहीं, अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, पढ़ने के लिए भी वही आ रहे हैं जो वास्तविकता में पढ़ाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो कमेंट्स आते हैं ना, अधिकतर ना, कल बच्चों ने 1-2 कमेंट्स भी किए थे मुझे, मैंने पढ़े भी थे, बिल्कुल बच्चे क्या ना पॉइंट टू पॉइंट आंसर के केवल आंसर लिख रहे हैं। कभी बच्चा दूसरी क्लास में जाता है, अरे सर मेरा नाम ले लो, सर मेरा नाम ले लो, सर मेरा नाम ले लो। अरे कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई बच्चा नाम लेने की जिद ही नहीं करता, केवल और केवल पढ़ने के लिए। बाकी बच्चे तो ये चाहते हैं सर एक बार मेरा नाम ले लें। अरे नाम लेने से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे सारे बच्चे केवल और केवल क्या कर रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन सही कर रहे हैं, ए सही है, बी सही है, सी सही है, अपना स्व आंकलन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पीर मूल्यांकन कर रहे हैं, एक से दूसरे विद्यार्थी का लेवल चेक कर रहे हैं। लेकिन सारे बच्चे पढ़ने वाले, इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है ना कि 500 लाइव आ रहे हैं कि 350 लाइव आ रहे हैं कि 250 लाइव आ रहे हैं। अरे इससे क्या फर्क पड़ रहा है ना, क्या करें, 100 कौरवों के लाइव आने से अच्छा है कि 5 पांडव आ जाएं अपने, ना तो है ना, इतने अधिक बुद्धि वाले लोगों अपन को चाहिए ही नहीं, इतनी भीड़ आ जाए और फालतू की बातें करें, इससे अच्छा कि कम लोग रहें और पढ़ने वाले रहें। क्योंकि मैं चाहता हूं ना मेरे चैनल्स पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। मैं तो चाहता हूँ 100% बच्चों का हो जाए, इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइब कितने हो जाए भाई, केवल 33,000 हो जाए, क्योंकि जो 33,000 से ऊपर हो गया ना मैं उनको सिलेक्शन कैसे दिलाऊंगा। मेरा टारगेट है सब बच्चों को क्या मिल जाए, सिलेक्शन मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से कि निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है। ये कह रहा है इन चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो आदर्श पाठ योजना, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आदर्श पाठ योजना पहला टॉपिक भी अपना यही होगा, कि विशेषता को प्रदर्शित करता है, कि इसमें से कौन सी विशेषता है जो उसको प्रदर्शित करता है। उदाहरणों का प्रयोग, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पद प्रदर्शन या उपयुक्त सही। देखिए आदर्श पाठ योजना उदाहरणों का प्रयोग आप करते हो, क्योंकि कभी कभी आप समझाने के लिए ये नहीं वो एग्जांपल ले लो, बिल्कुल आदर्श पाठ योजना। भाषा की सरलता, बिल्कुल आदर्श पाठ योजना का पहला नियम भी, पहला गुण भी यही कि भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सहज और प्रभावी एवं स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए। व्यक्तिगत पद प्रदर्शन बिल्कुल करती है, अध्यापक के लिए भी ना पाठ योजना क्या करती है, पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, क्योंकि वो क्लास के अंदर कुछ भूले नहीं, इसके लिए स्टेप टू स्टेप वो तैयार करके लेकर जाता है। तो व्यक्तिगत का पथ प्रदर्शन भी करती है। तो सामने के हिसाब से देखें तो अपन ये तीनों की तीनों बातें ना दोस्तों आदर्श पाठ योजना के संदर्भ में बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर जो होगा ना आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, और सामाजिक वाले देख लेना ना, आपके प्रश्न इस टाइप के आते हैं एग्जाम के अंदर। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे
विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त रहेगी। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, किस किस प्रकार की भूमि का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपको यह चीज पढ़ानी है कि अमेरिका में ये भूमि है, ऑस्ट्रेलिया में ये, इंग्लैंड में ये, भारत में यहाँ पे इस, यदि भूमिका का आपको भूमि का उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, कौन सी सामग्री का प्रयोग करना चाहोगे भाई। फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट या वेन आरेख। दोस्तों समय रेखा चार्ट भी नहीं होगा, फ्लो चार्ट भी नहीं होगा, तुलनात्मक चार्ट जो होगा इसके लिए सही होगा, क्योंकि आप पढ़ोगे ना इस चीज पे लिए ये, हाँ इस धरती पर इसलिए यह चीज नहीं उपजती है, इसकी तुलना में यह बेहतर है। तो ये जो भूमि उर्वरता की बात होती है, जैव विविधता की बात होती है ना, कहाँ पे किस प्रकार की वर्षा होती है, इस प्रकार की यदि कोई आपको तुलना वाली चीज यदि आप पढ़ानी है ना, उसके लिए जो आप प्रयोग करोगे किसका करोगे, तुलनात्मक चार्ट का करोगे। यही कह रहा है विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त रहेगी दोस्तों। तो है ना, अलग अलग देशों के अंदर कैसी कैसी भूमि, उसकी अगर आपको बात बतानी है, बिल्कुल जायज सी बात है, तुलनात्मक चार्ट जो रहेगा ना उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। मैंने कहा ना किसी भी विषय के अध्यापक का उद्देश्य एक जैसी होता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का क्या उद्देश्य होना चाहिए भाई। सामाजिक समरसता का विकास करना बिल्कुल होना चाहिए, आप समरस करो, एक जैसी करो। सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण करना बिल्कुल करना चाहिए। सामाजिकता में आप टीचर है तो सामाजिक में कोई नई चीज ऐड करनी तो आप कर सकते हो, आपके अंदर एक्सपीरियंस, आपका अनुभव वहाँ पे काम ले सकते हो। आप सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना आपका काम है। सामाजिक विज्ञान के आप अध्यापक हो, किस कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं व्यापक रूप में समाज के अंदर आ रही है और इसका समाधान कैसे किया जाए, ये तीनों काम आपको करने पड़ेंगे। ये तीनों इना के अध्यापक के अंदर गुण होना चाहिए। तो अपन सही आंसर कौन सा मान लेंगे दोस्तों, उपयुक्त। सभी इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ये देखिए अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र को मौर्य वंश के पतन को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती हैं, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आता है। अनुदेशन उद्देश्य जो अपन लिखते थे, एक बालक उद्देश्य का निर्माण कर रहा है, पाठ योजना बना, अध्यापक निर्माण कर रहा है, वो लिख रहा है भाई। एक शिक्षक क्या लिख रहा है उद्देश्य के अंदर, व्यवहारगत परिवर्तन में यह लाइन लिख रहा है कि एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में लिखता है कि छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ उनके कारणों को बता सकेंगे। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य ऐसा लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग या संश्लेषण। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको, अनुप्रयोग का मतलब तो होता है भाई सीखे गए ज्ञान का उपयोग करेगा, ये नहीं होगा। संश्लेषण का मतलब बांटना होगा। ज्ञान के अंदर बात करें, ज्ञान के अंदर पहचान की जाती है। ये कह रहा है भाई कारणों को बता सकेंगे। कारणों को बताने का मतलब क्या होता है, वो अवबोध कर पा रहा है, तुलना कर पा रहा है, अंतर कर पा रहा है, स्पष्टीकरण है उसके पास में, तभी तो वो क्या कर रहा है भाई, पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के कारणों का पता बता सकेंगे कि किस कारण से ये प्रतिपुष्टि दे सकेगा, तर्क दे सकेगा कि इसके अंदर ये हुआ, इस वजह से ये सारी की सारी बातें करता है ना, तर्क चिंतन मनन वाली किसके अंदर करता है, अवबोध के अंदर करता है। क्योंकि ज्ञान के अंदर तो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान होता है, किसी की नाम और किसी को पहचान, ये दोनों काम पहचान होने के बाद में वो कारणों को बता सकेंगे। एक बार प्रत्यास्मरण प्रत्याभिज्ञान उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, अवबोध करेगा, मतलब कारणों का पता बता सकेगा। तो किसी का कारण बताना, तर्क देना, चिंतन करना, तुलना करना, है ना, विभेद करना, ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती है, तो ये सारी बातें आती है आपके अवबोध के अंतर्गत आती हैं। ये मैंने आज से 4-5 क्लास पहले क्लास ली थी ना, उसके अंदर चारों के ये ज्ञान के बारे में मैंने पाठ योजना वाली एक क्लास लगाई थी, प्रश्नोत्तरी, उसके अंदर मैंने ये सारी की सारी बातें डिटेल से बताई है कि अवबोध के अंदर कौन से किस टाइप के प्रश्न आएंगे तो अवबोध में जाएंगे, किस टाइप के आएंगे तो ज्ञान में जाएंगे, किस टाइप के आएंगे तो कौशल में जाएंगे। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे बता रखी। यहाँ जो आपका आंसर सही होगा ना वो 2 हो जाएगा दोस्तों, है ना। 2 नंबर वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, आपका 100% सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। मानचित्र जो है, नक्शा जो है, उसके ऊपर यदि आप किसी चीज को दर्शाना संबंधित है, दर्शा रहे हो ना, मानचित्र पे कोई चीज दर्शा रहा है तो वो किससे संबंधित है, ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग या कौशल से। मैंने आपको बताया दोस्तों, मानचित्र भरना, आदमी तभी मानचित्र भर सकता है जब उसने उस चीज का, ज्ञान का बार बार उपयोग किया हो। जब तक बालक अपने ज्ञान का बार बार उपयोग नहीं करेगा तब तक वो उस चीज को नहीं भरेगा। मतलब बार बार यदि आपने ज्ञान का उपयोग करके नक्शा भरा होगा तब मानचित्र में किसी स्थान को आप सही तरीके से दर्शा सकेंगे। और जब आपने ज्ञान का बार बार उपयोग करते हो ना दोस्तों, तब आपके अंदर क्या प्राप्त हो जाती है, कुशलता प्राप्त हो जाती है, जिसे हम कुशलता कहते हैं। तो ये कह रहा मानचित्र किसी स्थान पर दर्शाना संबंधित है, कौशल से संबंधित है। तो मानचित्र भरना किसके अंतर्गत आता है, आपका कौशल के अंतर्गत आता है। संख्या निश्चित करना वगैरह ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके कौशल के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के
शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित नहीं होगा। बहुत ही टफ लैंग्वेज है ये भाई इसकी ना। ये कह रहा है भाई सामाजिक विज्ञान विषय की, आपका जो विषय है उसका क्या नाम, सामाजिक विज्ञान विषय, उसकी जो विषय वस्तु के शिक्षण में उसकी जो विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हो, बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए, बालक की अवधारणा स्पष्ट की जाए, किस प्रकार से बालक की अवधारणा को अपन स्पष्ट कर सकी जाए, तो बालक में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित नहीं होगा, मतलब कौन सा लक्षण जो है ना दिखाई देगा या नहीं देगा, ये पूछ रहा है आपको। ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि कौन सा परिलक्षित नहीं आएंगे, कौन सा चेंजेस बालक के अंदर नहीं आएगा यदि बालक को आप अवधारणा स्पष्ट कर रहे हो, तो कौन सी चीज उसके अंदर डेवलप नहीं होगी। देखो, सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का विकास 100% होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा करने की क्षमता का विकास, बिल्कुल समाज में कोई यदि मुद्दा, क्योंकि विषय वस्तु आप सामाजिक पढ़ा रहे हो ना, तो ये कह रहा है अवधारणा यदि आपने स्पष्ट कर रखी है तो बिल्कुल सामाजिक मुद्दों के ऊपर बोलेगा, अपनी आलोचना समीक्षा वगैरह सब कुछ करेगा, ये भी होगा, बिल्कुल सही। रटने की क्षमता का विकास, इसको रोक दिया, अवधारणा स्पष्ट करो ना रटाओगे आपने। नैतिक क्षमता का विकास करना, नैतिक क्षमता का विकास होगा, जो नहीं होगा ना दोस्तों वो ये नहीं होगा, रटने का विकास उस बालक के अंदर नहीं होगा। तो ये परिलक्षित का मतलब होता है भाई कौन सा चीज परिलक्षित नहीं होगा, मतलब कौन सी चीज उसके अंदर डेवलप नहीं होगी या किसी चीज का विकास नहीं होगा या किसकी समझ उसके अंदर नहीं आएगी दोस्तों, तो रटने की क्षमता का विकास उसके अंतर्गत नहीं होगा। 3 नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, आपके सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है। यह पूछ रहा है भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था कि हर बालक को शिक्षा का अधिकार है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आरटी वगैरह, तब ये डिटेल से पढ़ूंगा। निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है, अधिकार के अधिनियम में किस चीज को नहीं जोड़ी गई है दोस्तों। एक तो भाई ये तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल सही है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ये बात जोड़ी गई है। कक्षा 6 से उम्र 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे की जितनी भी शिक्षा होगी वो क्या होगी, निःशुल्क होगी, ये बिल्कुल बात सही है। कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी शिक्षा के अधिकार के तहत आप किसी भी बच्चे से यदि विद्यालय में आता है तो उससे 1 भी रुपया नहीं ले सकते हो, डोनेशन के नाम से, फीस के नाम से कुछ भी नहीं, प्रवेश परीक्षा के नाम से कुछ भी पैसे नहीं ले सकते, ये भी बात की। बच्चों को रोजगार की गारंटी देना, इसको एक बार टिक कीजिए। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना, ये बिल्कुल सही है, प्राथमिक शिक्षा हो जाए तो उसके बाद में सार्वजनिक रूप में परीक्षा लेना, ये भी सही है। ये तीनों बातें कही गई दोस्तों, ये बात नहीं कही गई भी बच्चे को रोजगार की गारंटी देना, ये बात नहीं कही गई भी। हमें केवल और केवल शिक्षा के अधिकार में ये बात की गई बालों को केवल शिक्षा दी जाएगी, ऐसा नहीं कहा गया पढ़ने के बाद उसको रोजगार भी दिया जाएगा, है ना। आपको केवल और केवल शिक्षा देती है। हम लोग ऐसे, हम लोगों की अपनी साइकोलॉजी ऐसी सेट होगी, पढ़ने के बाद में हमें क्या चाहिए, शिक्षा से ही रोजगार चाहिए, उसी फील्ड में रोजगार चाहिए। शिक्षा केवल आपके मानसिकता का विकास करती है, आपका दिमाग का विकास करती है, फिर चाहे तो आप उससे कितने भी पैसे कमा सकते हो अपना। तो रोजगार की गारंटी जो है ना विद्यालय वाले नहीं लेते, वो कि हम केवल आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, इसको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा ये बच्चा जाने, रोजगार कैसे डेवलप करना ये जाने, हमारा काम शिक्षा देना है, रोजगार की गारंटी हम लोग नहीं लेते। तो 3 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे कोचिंग को भी लिखा होगा ना 100% सिलेक्शन की गारंटी, सिलेक्शन नहीं होने पर पूरी फीस वापिस, है ना। ये आपके अधिनियम के खिलाफ है भाई। आप किसी बच्चों को शिक्षा देते वक्त है ना रोजगार की गारंटी नहीं ले सकते, ये बात की थी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं कही गई थी। तो कोई भी कोचिंग में ये लाइन लिखी हो ना, समझ लेना सबसे ज्यादा फर्जी है, मत जाना। बच्चे को रोजगार की गारंटी देना यह नहीं कहा गया दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। अध्यापक को कक्षा के अंदर शिक्षण का प्रारंभ किस स्थिति में करना चाहिए, छात्रों के हालचाल पूछकर, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, नए पाठ की घोषणा करके, या नए पाठ को विषय वस्तु के प्रश्न पूछकर। देखो ये विषय वस्तु के प्रश्न बाद में पूछे जाएंगे, नए पाठ की घोषणा करने का कोई अर्थ नहीं है। हालचाल क्यों पूछेंगे, शादी में थोड़ी है, कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं ना, तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ करके, किससे संबंधित प्रश्न पूछ करके, प्रीवियस नॉलेज वालों को कितना है इस चीज का प्रश्न पूछ करके आपको अपनी नवीन चीज जो नया जो आप पढ़ाने वाले हो उसको आपको क्या करना है उसके अंदर ऐड करना है। तो 2 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यार समझना है ना। आज अगर मेरी आवाज नहीं आ रहा, मेरे अंदर जोश नहीं है या मैं कुछ ढीला चल रहा हूं तो समझना है ना, किसी न किसी ये मत समझिए कि ये क्या है ना, इतनी भारी है ना, किडनी से इस जगह भारी पेन करती है पत्ती ना, हिल जाती, हिल नहीं पाते हो आप, तो स्टोन इतना भारी पेन कर रहा ना। उसके बाद भी मैं आपकी क्लास नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैंने क्लास की बात कर दिया, रेगुलरिटी क्लास की होगी, मैं आपकी क्लास नहीं छोड़ना चाहता था। फिर भी मैं क्लास में मैं कैसे खड़ा हूं ये मेरा जी जानता है ना, खड़ा नहीं रहा जा रहा है मुझे, फिर भी मैं आपकी क्लास मिस नहीं करने की वजह से मैं सामने आया कि नहीं मुझे क्लास मिस नहीं करनी। मैंने बच्चों को कह दिया है, एक क्लास ऑलरेडी मैंने मिस कर दी थी छुट्टी के नाम पर, अब मुझे क्लास मिस नहीं करनी है। इसलिए थोड़ी सी एनर्जी नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना आजकल है ना, फिर वापस जोश धीरे धीरे क्रिएट हो जाएगा। कि प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, प्रगतिशील शिक्षा
पद्धति होती है? अध्यापक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित? मैंने पहले कहा ना, शिक्षा पद्धति वही अच्छी होगी जो केवल और केवल बालकों को टारगेट करे। किसको टारगेट करे भाई? बालकों को। बालक केंद्रित जितनी भी होगी वो कौन सी होगी? आपके शिक्षा पद्धति। बात भी शिक्षा पद्धति कर रहा है तो बिल्कुल बाल केंद्रित। पुस्तक केंद्रित कुछ नहीं होती है, पाठ्यक्रम केंद्रित कुछ नहीं है, अध्यापक केंद्रित विद्यालय में कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो किसके केंद्रित है? बाल केंद्रित होता है। ये बड़ा प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, बिल्कुल बाल केंद्रित होगी। 4 नंबर वाला इसके अंदर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है, सामाजिक अध्ययन जो शब्द है ये बोलता है परिवार का अध्ययन करना, पर्यावरण का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई तो नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए, परिवार जो है वो भी समाज में रहता है, पर्यावरण भी एक प्रकार के समाज में आता है, या समाज पर्यावरण में रहता है, अपन ये बात कह सकते हैं। लेकिन सही उत्तर जो होगा ना इसका 3 नंबर वाला होगा दोस्तों, समाज का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? समाज का अध्ययन। किस प्रकार से एक बालक को समाज के सापेक्ष एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? आपका सामाजिक अध्ययन का। तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है दोस्तों? तो समाज का अध्ययन करना है ना, समाज की एक इकाई का अध्ययन करना या समाज का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? आपका सामाजिक। 3 नंबर वाला इसके अंदर बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। समाज की प्रयोगशाला किसे कहते हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र को, भूगोल को, इतिहास को या साहित्य को? तो समाज की प्रयोगशाला है ना तो इस साहित्य को कहते हैं, साहित्य को तो कहते ही नहीं, इतिहास को भी प्रयोगशाला नहीं कहते, भूगोल को भी नहीं, समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। भाई समाज सर्वाधिक प्रयोग किसका करता है? अर्थशास्त्र को, क्योंकि ये यहाँ की प्रयोगशाला है। सर्वाधिक पैसे का लेन देन समाज में सर्वाधिक होता है, अर्थ का जो लेन देन होना सर्वाधिक अपने जीवन में व्यक्ति करता है। तो इसलिए वो जितना भी पैसे प्रयोग करता है ना वो किस पे करता है? पैसों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, सब कुछ पैसों के लिए करता है। तो समाज की जो प्रयोगशाला होगी ना वो कौन सी होगी? आपकी अर्थशास्त्र होगी दोस्तों। 1 नंबर वाला इसके अंदर आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, इकाई परीक्षा का कौन सी परीक्षा है भाई? इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं, अगली इकाई को पढ़ाना, छात्रों को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना या छात्रों को अनुशासित रखना। इकाई परीक्षा की बात कर रहा है, इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। तो ये देखो, ये छात्रों को अनुशासित रखना ये ठीक है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। छात्रों को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना ये भी सही है लेकिन इतना महत्वपूर्ण, ये इसने मुख्य उद्देश्य की बात की है। अगली इकाई को पढ़ाना, अरे पहली इकाई कंप्लीट करेगा तो अगली इकाई, ये कह रहा मुख्य उद्देश्य होता है, ये सही है। पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं, कि आपने जो इकाई आपने तैयार की है, जो सामग्री आपने तैयार की थी, जो सिस्टम आपने पढ़ने के लिए रूपरेखा बनाई थी, बालक उसके द्वारा सीखा है या नहीं, जो इकाई सामग्री है वो बच्चों के पास में पूर्ण रूप से पहुंची है या नहीं, इस चीज का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य कहलाएगा। ए जो है इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? देखो 4 प्रकार की शिक्षण विधि दे रखी है, इसमें से वो कौन सी विधि है जो करके सीखने पर बल देती है दोस्तों? कि कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि या यह सभी नहीं। कहानी विधि करके सीखने पर बल नहीं देती है। कहानी व्याख्यान विधि जो कहानी विधि का क्या है, कहानी विधि जो व्याख्यान विधि का एक भाग है, ये दोनों तो वैसे ही काट दो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? योजना विधि। परियोजना विधि के द्वारा बालक को स्वयं करने के लिए कहा जाता है कि तुम घर जाइए और स्वयं उसके ऊपर पढ़ करके लेकर के आइए या स्वयं इसके ऊपर शोध कीजिए। दोस्तों योजना विधि, परियोजना विधि जो है वो कौन सी विधि किसके ऊपर बल देती है? आपके करके सीखने पर बल देती है। 3 नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है, क्या पूछ रहा है भैया? सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है भाई, सामाजिक अध्ययन क्यों कराया जाता है भाई? ज्ञानात्मक विकास के लिए, भावात्मक विकास के लिए या सृजनात्मक विकास के लिए या सभी के लिए? मुझे पता है आप यह सभी का उत्तर सही दे रहे होंगे। ज्ञानात्मक विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है, ज्ञानात्मक विकास बिल्कुल जरूरी है, भावात्मक विकास बिल्कुल भावात्मक विकास भी जरूरी है, सृजनात्मक विकास बिल्कुल यह भी जरूरी है, और यह सभी तो मतलब ये तीनों जरूरी थी, यह सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर वाला जो होगा बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर होगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख है। यदि आप सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं तो आपके सामने जो आ रही है वो क्या है? सामाजिक विज्ञान में पढ़ा सबसे बड़ी कठिनाई क्या? परिवर्तित होते रहना, बहुत जटिल होना, अस्तित्वहीन होना या स्थानिक नहीं होना। देखो सामाजिक विज्ञान स्थानिक होती है तो ये उत्तर नहीं होगा।
अस्तित्वहीन कैसे होगी? आप बच्चों को शिक्षण करवा रहे हो तो उसका कुछ न कुछ अस्तित्व है, ये भी नहीं होगा। बहुत जटिल होना नहीं होना, कक्षा के स्तर के अनुसार उसकी जटिलता निर्भर करती है, ये भी नहीं होगा। परिवर्तित होना, भाई सामाजिक विज्ञान पढ़ने में आने वाली कठिनाई में सबसे प्रमुख कारण यदि कोई है तो वो क्या है कि बार बार सामाजिक विज्ञान समय समय पर क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। संस्कृति भी बदलती रहती है, वातावरण भी बदलता रहता है, भूगोल भी बदलता रहता है, इतिहास भी नया जुड़ता रहता है। तो समय समय पर ये क्या होता है, परिवर्तित होती रहती है। ये सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने में सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये चेंजेस होती है। हिंदी में इतने चेंजेस नहीं होते, संस्कृत या लैंग्वेज जो पढ़ते हैं उसमें इतने चेंजेस नहीं होते, मैथ्स में भी हालांकि इतने चेंजेस नहीं होते हैं जितने सामाजिक विज्ञान में चेंजेस होते रहते हैं। तो सही उत्तर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आपका एक ए जो होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्तर पर, कौन से स्तर पर भाई, छोटे स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। छोटे बच्चों के लिए यदि आप इतिहास पढ़ा रहे हो तो उसमें सबसे प्रभावपूर्ण और सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति या चर्चा पद्धति? अरे प्रारंभिक छोटे वाले बच्चे ना वो खेल के ऊपर चर्चाएं करते, पढ़ाई के ऊपर चर्चाएं नहीं करते। व्याख्यान पद्धति में ना, व्याख्यान पद्धति उच्च स्तरीय बालकों के लिए उपयोगी, छोटे स्तर बालकों के लिए नहीं। प्रश्न उत्तर पद्धति से छोटे बच्चे इतिहास नहीं सीखेंगे। प्रारंभिक स्तर पर यदि आपको इतिहास सिखाना है तो एकमात्र तरीका है कहानी कथन पद्धति। कहानी के द्वारा सुनाओ, जैसे महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ा रहे हो तो महाराणा प्रताप की कहानी सुना दो, है ना। जिसका भी इतिहास पढ़ा रहे हो, है ना, चंद्रशेखर आजाद का पढ़ा रहे हो, विवेकानंद का पढ़ा रहे हो, जिसका भी पढ़ा रहे हो उसको एक कहानी के तरीके से सुनाओ। कहानी के द्वारा बच्चा क्या करेगा, उस इतिहास को ग्रहण कर लेगा। तो प्रश्न ये पूछ रहे हैं प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये होगा दोस्तों, कहानी कथन के द्वारा उस बालक को क्या करो भाई, सिखा दो। 2 नंबर जो होगा इसका क्या होगा आपके लिए सही उत्तर का। ये देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का, सामाजिक विज्ञान में जो मूल्यांकन करते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये थोड़ा छोटे अक्षर आपको कम दिख रहे होंगे, मैं पढ़ करके सुना देता हूं या जूम कर देता हूं, प्रश्न पढ़ लिया हो तो। ये कह रहा है, यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। दूसरा, शिक्षार्थी द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को भविष्यवाणी करना। शिक्षार्थी में किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया यह मापना। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। दोस्तों जिसने यह देखो सामाजिक, ये बोला आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या ये आकलन का मेन उद्देश्य कि बच्चे यदि अगली कक्षा में चले गए तो पिछली कक्षा में जो सीखे हुए वो भी उसके अंदर बना हुआ रहे? नहीं, उनका केवल इस कक्षा में उसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की ये जांचना है। अगली क्लास में जाने के बाद वो कितना याद रखता है, कितना याद नहीं रखता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों, ये जो होगा इसका उत्तर नहीं होगा। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है शिक्षार्थियों में किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया यह मापना। विषय वस्तु में कितना ज्ञान अर्जित किया, क्या आकलन इसी का करते हो? नहीं, अपन शैक्षिक गतिविधियों को भी जोड़ते, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। जीवन में जो मनोवृत्ति उन्होंने सीखी है, जो अभिवृत्ति, जो दृष्टिकोण विद्यालय के अंदर उनका चेंज हुआ है, उसके द्वारा भविष्यवाणी करना कि जीवन में क्या बनेंगे, क्या मूल्यांकन का यह उद्देश्य है। ये उद्देश्य भी नहीं, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य तो ये भी है लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता दोस्तों। ये सी है, यह विश्वसनीय फीडबैक या प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। पहले ही मैंने बता दिया, मूल्यांकन का जो सीधा संबंध होता है वो किससे होता है, उद्देश्यों से होता है दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। तो उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, किस सीमा तक आपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली है, इसकी जांच करने का आपका उद्देश्य होता है आकलन करना। तो ये प्रश्न भी यही पूछ रहा है आपसे, ये प्रश्न पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान के आप टीचर हैं तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए कि ये विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने की किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। क्योंकि मूल्यांकन का जो आकलन का जो संबंध होता है वो कैसे होता है, आपका शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। 1 नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है भाई, समाजों का, व्यक्तियों का, सरकारों का या दर्शनों का। मैंने अभी बताया था किसका अध्ययन करता है, वो समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसका नाम है सामाजिक। किसका अध्ययन करता है भाई, समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सामाजिक। तो ए जो है इसका क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण तकनीकी, सामाजिक विज्ञान में या सामाजिक विज्ञानों में शिक्षण तकनीकी में शामिल किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में शैक्षिक तकनीकी में, शैक्षिक टेक्निक में किसको शामिल किया, वार्तालाप गतिविधि को, लेक्चर, प्रोजेक्ट या सभी गति। देखो वार्तालाप गतिविधि बिल्कुल
आप सामाजिक विज्ञान के अंदर इसको जोड़ सकते हो। वार्तालाप करेंगे तो समाज की बातें सीखेंगे, समाज के ऊपर चर्चाएं होंगी तो बालक का विकास होगा, बिल्कुल सही होगा। लेक्चर को भी जोड़ सकते हो, प्रोजेक्ट को भी जोड़ सकते हो, सही उत्तर जो हो जाएगा आपका यह सभी। इन तीनों चीजों को आप क्या कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत इसको अपना सकते हो या इसको अंदर जोड़ सकते हो। ये तीनों के तीनों आंसर क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये सभी इसका आंसर सही होगा। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न ना सीटेट में आए हुए हैं। मैंने कहा ना अपन कुछ दिनों तक सीटेट की बात करेंगे। फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कौन सी है दोस्तों? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र हम किसे कह सकते हैं? देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है बच्चों के अनुभवों, उनके विचार और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। क्या यह बाल केंद्रितता कहलाएगी? बाल केंद्रित मतलब जिसे बाल केंद्रित किसे कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु की देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की इच्छा अनुसार शिक्षण या शिक्षक बच्चों के गोल घेरे के बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करना। क्या बच्चों को गोल घेरा बना करके टीचर बीच में खड़ा हो जाएगा और फिर संकल्पना को स्पष्ट कर रहा है, फिर अपनी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं, क्या इसको अपन शिक्षक बाल केंद्रित कहेंगे? अरे नहीं कहेंगे दोस्तों। बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण, अरे नहीं है, बच्चे की इच्छा तो नहीं है ना। बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षक कैसे हो जाएगा? बच्चा तो कहेगा कि मुझे महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं पढ़ना है ना, मुझे तो बॉलीवुड का इतिहास पढ़ना है, तो आप पढ़ा दोगे? नहीं, बच्चों की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं चलता है दोस्तों। व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु की देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना, अरे ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आंगनवाड़ी बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगी। बच्चों के अनुभव, तो काट दिए तीन ऑप्शन, तो चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। लेकिन पढ़ लेते क्या है? बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। बिल्कुल, बच्चा कितना अनुभव रखता है, बालक विचार किस प्रकार करता है और बालक कैसी गतिविधियों में सक्रिय रहता है, इन तीनों चीजों को जोड़ते हुए, सक्रिय सहभागिता को, इन तीनों चीजों को जोड़ते हुए शिक्षा का निर्माण करना, वो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहलाता है। जिसके ऊपर बालकों इन तीनों चीजों का तो ध्यान रखना है, अनुभव, विचार और उनकी सक्रिय सहभागिता। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों चीजों को विशेष फोकस करते हुए जो शिक्षा कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी? आपकी बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी। तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका एक नंबर ए वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आज सामाजिक वालों को लग रहा होगा कि ये क्या आ गया, ऐसे प्रश्न आते भी हैं क्या? अरे ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अरे टेंशन मत लेना है ना, घबराना मत कि इतने बारीक प्रश्न आ गए, हम क्या करें और क्या नहीं करें। कुछ नहीं करना है, थ्योरी पढ़ा रहा है ना आपका भाई, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? ये कह रहा है एक तो कक्षा में समरूपी योग्यता समूह की विभाजित कर देना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। सहयोगी अधिगम, जिसमें बालक एक दूसरे का सहयोग करते हुए अधिगम करेंगे। ऐसी यदि आपको कोई क्रिया करवानी है तो आप क्या करोगे? वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को शामिल करना चाहिए। दोस्तों वाद विवाद में शिक्षार्थी सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, बल्कि अपनी अपनी तैयारी करेंगे। यहाँ पे तो ये तो नहीं होगा, इसको तो काट ही दो। ये कह रहा है सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, थोड़ा रुकिए इसको, ये सही हो सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, है ना। अगर आप अलग अलग कार्य दे रहे हो, दत्त कार्य यानी प्रोजेक्ट कार्य, अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट दे रहे हो, तो बालकों के अंदर सामूहिकता की भावना का विकास कैसे होगा? कैसे हेल्प करेंगे? सबका मटेरियल अलग अलग है तो हेल्प कैसे करेंगे? ये तो नहीं हो सकता भाई। कक्षा में समरूपी योग्यता समूह में विभाजित कर देना चाहिए, ऐसा नहीं। जिन जिनकी योग्यता समान है उनको अलग अलग बिठाने से ना सहयोगी भावना का अधिगम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन ही सही लग रहा है और यही सही है दोस्तों। सामूहिक परियोजना कार्य दे देने चाहिए, ऐसे कार्य देना चाहिए जो सारे बच्चों को एक जैसे हो, एक तरीके के हो, ताकि सारे बच्चे एक जैसे करेंगे तो एक दूसरे की क्या करेंगे? वो हेल्प भी करेंगे और जो अध्ययन उनका अधिगम होगा वो कैसा हो जाएगा? आपका सहयोगी अधिगम हो जाएगा। 3 नंबर वाला इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? कक्षा शिक्षण में कार्य होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में किस प्रकार का कार्य होना चाहिए? गहन, एक पक्षीय, पारस्परिक क्रिया द्वारा या सरल? दोस्तों कक्षा में ना शिक्षण ना तो ज्यादा सरल होना चाहिए और ना ज्यादा गहन होना चाहिए और नहीं एक पक्षीय होना चाहिए दोस्तों। पारस्परिक क्रिया द्वारा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया किसकी? शिक्षक और अध्यापक के बीच में एक पारस्परिक क्रिया के द्वारा आपका शिक्षण क्या होना चाहिए? संपन्न होना चाहिए दोस्तों। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका 3 नंबर वाला उत्तर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जाना जा सकता है। ये कह रहे हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। समसामयिक मतलब जो उस वक्त चल रहे होते हैं, तो इसके द्वारा कैसे विषय का ज्ञान दिया जा सकता है? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा या उपयुक्त। समसामयिक का मतलब करंट,
अब देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता बिल्कुल करंट टॉपिक के ऊपर आप वाद विवाद करवा सकते हो, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा बिल्कुल प्रश्नों के द्वारा भी कर सकते हो, दैनिक समाचार विश्लेषण के द्वारा आप प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उससे भी आपको करंट का पता चलता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों कामों के द्वारा आप समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकते हैं। समसामयिक का मतलब क्या, करंट, तो इन सामाजिक अध्ययन के द्वारा करंट का ज्ञान इन तीन चीजों से जो तुरंत चल रहा होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण के द्वारा, चारों के द्वारा बिल्कुल सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर यह सही होगा दोस्तों, है ना। अरे ना बस एनर्जी थोड़ी सी आज मुझे कम महसूस हो रही है, हमने कहा ना तबीयत बिल्कुल रियली बहुत खराब है, लेकिन आप मुझे देख के भी लग रहा होगा ना, फिर भी मैं आपको खड़ा, ये तो खड़ा हूं, टेंशन मत लो, कितनी भी तबीयत खराब हो जाए ना, आपकी क्लास तो मैं मिस होने नहीं दूंगा, है ना, किसी भी हालत में 100%, क्योंकि आपके जोश को देख करके मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है ना कि नहीं मैं, ये आप मेरे पर भरोसा करके बैठे हो ना, तो मैं 100% आपके भरोसे पर ना खरा उतरने की कोशिश करूंगा, कभी आपका भरोसा टूटना नहीं दूंगा, ये अपना वादा है ना। इसलिए अपने जो कमेंटमेंट कर दिया ना वो काम तो मुझे करना है, बस मैं जो जिन चीज़ों के ऊपर मैं फोकस नहीं करता हूँ वह चीज़ ये है, कमेंट पढ़ना, रिप्लाई देना, ये सही वो सही, बहस, ये कर दो, ऐसे पढ़ाई कर दो, ऐसे कर दो, ये हो जाएगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इन चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ और मुझे बाकी किन्हीं चीज़ों से कोई मतलब है नहीं है। मेरा काम है केवल और केवल आपके पास में ज्ञान पहुंचाना। दोस्तों जो लोग आपसे ना ऐप लेते हैं, ऐप दे देना, शिक्षण वीडियो का अलग से एक खरीद लो, संस्कृत का अलग से ऐप खरीद लो, और दोस्तों ये मैटर अगर मैं ऐप में बना करके बेचूँ ना 200 रुपये में, मैं कह रहा हूँ एक इस सीजन के अंदर ये चल रहा है ना 1 लाख से भी ज़्यादा बेच दूंगा। सोचो 1 लाख ऐप भी बेच दूँ मैं बना के 200 रुपये के अंदर, कितने लोग खरीद लोगे, आप खुद भी खरीद लोगे 200 रुपये के अंदर कि सर हमें सारा का सारा मैटर मिल रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता दोस्तों, धंधा नहीं करना है इसके ऊपर, है ना, ये सब कुछ पैसे कमा रहे हैं शिक्षा से, तो सब कुछ ना कुछ सेवा भी होनी चाहिए, मुझे दुआएं चाहिए, इसलिए वो सारा का सारा मैटर मैं आपको ना बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर डाल करके दे रहा हूँ, आराम से जब जैसी मर्जी हो ना पढ़िए, आपका अपना चैनल है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम का, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है कौन, भाई राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम को कौन तैयार करता है, आप सबको पता है भाई एनसीईआरटी तैयार करता है, ये सामने ये दोनों तैयार नहीं करता, ये कुछ भी नहीं है, ये आप सबको पता है भाई राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी चलती है पूरे भारत में, एक जैसा सिलेबस करता है वो कौन करता है भाई, एनसीईआरटी करती है दोस्तों। अब देखिए निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं देता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव कौन नहीं देता है, कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है, इसमें से कौन सा सुझाव फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सही नहीं। अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, यह तो है बिल्कुल, बार बार परीक्षण करना बिल्कुल होगा। प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग यह नहीं हो सकता है, स्रोत ये क्या उपयोग नहीं है, स्रोत आधारित विश्लेषण बिल्कुल, स्रोत ये मॉडल एवं चार्ट ये भी फॉर्मेटिव मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो ये आ रहा, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग, प्राथमिक पाठ्य सामग्री प्रमाणित स्रोत, छोटी कक्षाओं के लिए किसी भी चीज के आपको ऑथेंटिक पुस्तक से कोई चीज नहीं उठाना चाहिए, फॉर्मेटिव का कोई इतना ऑथेंटिक चीजों का इतना रेला देना नहीं, उनका केवल क्या है व्यवहारिक ज्ञान देना, बच्चा पढ़ना सीख जाए, एक बार पढ़ने के लिए रेगुलरिटी बना दे, तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ना वो 2 हो जाएगा दोस्तों। ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए अगर कोई चीज नहीं होती है तो ये 2 नंबर वाली नहीं होती है। प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग ये सुझाव नहीं है भाई। देखिए अगला प्रश्न, एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए, एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए भैया ना, कौन सा गुण है जो टीचर के अंदर होना चाहिए, अभिनय, अधिगम, संवाद कला या विभिन्न भूमिका निभाने वाला। दोस्तों अब इसने एक ही लाइन देनी, विभिन्न भूमिका में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, जब तीनों इसमें आ रहे हैं तो फिर अपन सही इसी को कर देते ना, कहाँ दिक्कत है। सही उत्तर हो जाएगा आपका विभिन्न भूमिका निभाने वाला, डी इसका सही आंसर, क्योंकि अभिनय, अधिगम, संवाद कला ये तीनों के तीनों, तो एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, तो ये तीनों गुणों वाला होना चाहिए, विभिन्न भूमिका में निभाने वाला, जैसी जैसी परिस्थिति हो वैसे वैसे अपने आप को डाल दे, जैसे जैसी परिस्थिति हो वैसा वैसा वो अपने हिसाब से काम कर दे, वो विभिन्न भूमिका में निभाने वाला होना चाहिए, बिल्कुल इसका सही आंसर 4 होगा दोस्तों। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है, प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चों को रचनात्मक बनाता है, बच्चों के लिए कार्यकलाप या क्रियाकलाप के रूप में होता है, करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, क्या ये शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। देखो ये भी रचनात्मक भी बनाता है, क्रियाकलाप भी होता है बच्चों को रचनात्मक, लेकिन क्या प्रोजेक्ट वर्क का महत्वपूर्ण होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, खास क्यों इंपॉर्टेंट है, तो प्रोजेक्ट कार्य जो है ना दोस्तों वो सबसे ज्यादा करके सीखने पर बल देता है, इसलिए सर्वाधिक यह महत्वपूर्ण है। बालक स्वयं इसके प्रैक्टिस करता है, स्वयं इसके लिए मेहनत करता है और आंसर का क्या निकालता है, सही उत्तर निकाल करके लाता है, तो मेहनत करता है ना, समस्या का समाधान भी स्वयं करता है, तो प्रोजेक्ट कार्य जो है ना करके सीखने पर बल देता है, इसलिए इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि बालक इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से है ना स्वयं के द्वारा प्राप्त करता है, स्वयं खोज करके प्राप्त करता है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों इसका करके सीखने पर
तीसरे नंबर वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, एक बच्चे की शिक्षा का स्थान है। एक बच्चा कहां कहां सीखता है भाई? स्कूल, समाज, घर। अब इसने ऑप्शन दे दिया अलग अलग, घर अलग, समाज अलग, स्कूल अलग। अब ये तीनों एक में मिला करके दे दिया। तीनों वालों को सही कर दो ना, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है। इन तीनों में से कोई एक सही होगा तो वो इसमें भी तो होगा, तो ये एक वाला सही कर दो। बालक स्कूल में भी सीखता है, समाज में भी सीखता है, घर में भी सीखता है, तीनों जगह जो है उसके शिक्षा का स्थान है। एक नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसमें इतना कुछ है नहीं है। ये देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक हैं जिनको प्रभावशाली नागरिकता के आधार माना जाएगा। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसने दी दोस्तों? यह एक परिभाषा है कि सामाजिक अध्ययन एक प्रकार का वह क्षेत्र है जहां पे मूलभूत मूल्य है ना, इंपॉर्टेंट मूल्य, वांछित आदतों तथा स्वीकृत वृत्तियों यानी दृष्टिकोण को तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता के आधार पर माना जाता है। यानी कि प्रभावशाली नागरिक बनने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है भाई। वांछित आदतों का होना, मूलभूत मूल्यों का ज्ञान होना, वृत्तियों का होना, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण चीजों का ज्ञान देना, एक क्षेत्र के रूप में ज्ञान देना, वह सामाजिक विज्ञान कहलाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो यह परिभाषा दी गई है MP मुफात के द्वारा दोस्तों। ये तीनों इसके आंसर सही नहीं होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? MP मुफात, 2 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी परिभाषाएं आ जाती है, इतनी परिभाषाओं के क्वेश्चन तो आते नहीं है, अपने रीड में तो खास करके गणित में आती है, बाकी कई परिभाषाएं आती नहीं है, लेकिन ये पूछी गई परिभाषाएं तो मैंने हल्का सा आपको बता दिया। परिभाषाओं तो याद करने का सिवाय और कोई तरीका भी नहीं है, समझ लो उनको केवल। समाज के विज्ञानों में नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किस में शामिल करते हैं? ये कह रहे हैं नियामक मानदंड, नियम के आधार पर मानदंड, बिल्कुल सही, जो सबके लिए एक जैसे हों। सबके लिए एक जैसे मतलब ये किसकी बात कर रहा है भाई? समानता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समानता की। या उपयोगिता, अकार्यता, प्रासंगिकता नहीं होगी दोस्तों, समानता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बात है नियामक मानदंड, नियामक मतलब नियम, एक जैसे मानदंड, जो मेरे हैं वो भी आपके हैं, जो आपके हैं वो उसमें भी किसकी बात कर रहा है? समानता की बात कर रहा है। 4 नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न, छोटे बच्चों की शिक्षा को, कौन से बच्चे भाई? छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? छोटे बच्चे की शिक्षा को समझने के लिए ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों? यानी कि एक ग्रामीण परिवेश में आपका कोई स्कूल है, वहां पर छोटे बच्चे मतलब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के जीवन के इतिहास के बारे में आप जान रहे हो, उसके जीवन के बारे में आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो, तो किस प्रकार के आंकड़े कहलाएंगे भी? गौण या द्वितीयक आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े, क्लिनिकल केस स्टडी आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े? सही उत्तर होगा दोस्तों आपका प्राथमिक आंकड़े। दोस्तों ध्यान रखना, छोटे बच्चे जो प्राथमिक स्तर पे जो बालक होंगे ना, प्राथमिक स्तर बालकों के जो प्राथमिक आंकड़े केस स्टडी के अंदर वो होंगे उनका परिवार, उनका रहन सहन, जीवन। द्वितीयक आंकड़े जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे? उनके शिक्षा से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन जो बालक उच्च स्तर के होंगे ना, उनके जो प्राथमिक आंकड़े होंगे वो कौन से होंगे? शिक्षा से संबंधित। द्वितीय आंकड़े जो होंगे उनके जीवन से संबंधित होंगे। ये थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर छोटे बच्चे की बात कर रहा है और प्राथमिक आंकड़े जीवन के बारे में गतिविधि करवा रहा है, या जीवन के बारे में अगर अध्यापक जानने की कोशिश कर रहा है, तो सही उत्तर जो होगा आपका प्राथमिक आंकड़े, 4 नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? सामाजिक अध्ययन को कौन सी कक्षा से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए? नर्सरी, केजी, कक्षा 6 या 8? कक्षा 8 से भी नहीं, केजी नर्सरी वाले बच्चों को तो है ना व्यवहारिक शिक्षा दी जानी, कक्षा 6 से, सामान्यतः कक्षा 6 से बालकों को है ना सामाजिक अध्ययन का क्या कर देना चाहिए? अध्ययन प्रारंभ कर देना चाहिए। उससे पहले बालकों को पर्यावरण के रूप में एक विषय पढ़ाई जाती है जिसके अंदर सामाजिक भी क्या होती है भाई, एक शामिल होती है। तो कक्षा 6 से ना सामाजिक अध्ययन का अध्ययन प्रारंभ कर देना चाहिए। 3 जो होगा इसका सही आंसर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे? यानी कि सामाजिक शिक्षण का अध्ययन यदि आप करवा रहे हो तो आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे? रुचि, प्रेरणा, नियम या उपयुक्त सभी? अरे आप सामाजिक अध्ययन करा रहे हो, बालकों की रुचि का भी ध्यान रखोगे, प्रेरणा भी दोगे और नियम का भी ध्यान रखोगे। सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। सिंपल सा प्रश्न, इसमें कोई सोचने जैसी बात है। इन तीनों चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इन तीनों चीजों का यदि आप ध्यान नहीं रखते हो तो आपका शिक्षण कैसे प्रभावी होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, सामाजिक अध्ययन विषय के
शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सबसे उपयोगी है। शिक्षण का स्तर, शिक्षण विधिया, भाषण या पाठ्य पुस्तक। ये कह रहा है सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने होती है। भाई सामाजिक अध्ययन नहीं दोस्तों, किसी भी विषय के शिक्षण को प्रभावी यदि आपको बनाना है, किसी भी विषय के शिक्षण को यदि आपको अच्छा बनाना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो दोस्तों ध्यान रखना, शिक्षण विधिया इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षण विधियों के द्वारा ही शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पे सामाजिक हो, गणित हो, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने का एकमात्र तरीका भाई शिक्षण विधि। शिक्षण का स्तर पाठ्य पुस्तक या भाषण नहीं होगा। 2 नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को आप सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान का आप अध्ययन करवा रहे हो ना, इसके पीछे मेन टारगेट आपका क्या होगा? छात्रों को राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक दायित्व का प्रशिक्षण देना। उपयुक्त, बिल्कुल सही भी, राष्ट्रीय चेतना का, भावनाओं का विकास भी आप करोगे, सामाजिक मूल्यों का विकास भी करोगे, है ना। छात्रों को सामाजिक दायित्व का प्रशिक्षण देना कि समाज में आपका क्या क्या जिम्मेदारी है, इस चीज का भी आप ट्रेनिंग देना। तीनों काम करोगे तो उपयुक्त सभी आपका आंसर इसके अंदर भी सही हो जाएगा। बिल्कुल चौथे नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, आज खुश हो गए होंगे सामाजिक वाले की, आज तो मजा आ गया हमारे लिए ना। अरे कक्षा में प्रथम तथा द्वितीय को सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया गया। कक्षा पहली और दूसरी में सामाजिक अध्ययन का नाम क्या है? मैंने पहले ही बताया था ना भाई, 1 से 5 तक क्या चलती है आपकी? पर्यावरण चलती है भाई। क्या चलती है? पर्यावरण चलती है। 6 से सामाजिक विज्ञान आ जाती है। बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन इसका सही होगा। इसके अंदर सामाजिक अध्ययन मिली हुई रहती है दोस्तों। तो पर्यावरण कक्षा प्रथम और द्वितीय में क्या चलती है? पर्यावरण अध्ययन चलती है दोस्तों, जिसका व्यवहारिक रूप से ज्ञान दिया जाता है। भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने का सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? पहले ये बात किसने कही थी कि सामाजिक विज्ञान को भी एक विषय के रूप में अलग से पढ़ाना चाहिए? ये सिफारिश किसने लागू की? ये सिफारिश किसने की थी? मुदालियर आयोग, कठोरी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो राधाकृष्ण आयोग ने कुछ नहीं किया था, कोठरी आयोग ने भी सामाजिक अध्ययन के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। मुदालियर आयोग इसका बिल्कुल सही। मुदालियर एक प्रकार का आयोग बना था जिसने बहुत सारे शिक्षा की व्यवस्था में चेंजेस किए थे और कौन सी शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए, कौन सी विषय में क्या बदलाव करना चाहिए, बात रखी थी। उसमें एक बात उसने ये भी रखी थी कि भाई सामाजिक अध्ययन को है ना आप क्या करो, अलग से पढ़ाओ, क्योंकि सामाजिक अध्ययन बालक के लिए एक मूलभूत विषय है। बालक जितनी भी क्रियाएं करता है समाज के सापेक्ष रह करके करता है। जब बालक सारी की सारी क्रियाएं समाज में रह करके कर रहा है, समाज के मध्य में कर रहा है, तो फिर सामाजिक अध्ययन अलग से क्यों नहीं हो? तो सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में अगर ले जाने का श्रेय किसी को जाता है तो किसको जाता है? मुदालियर आयोग को जाता है दोस्तों। 1 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक तथा रोचक बनाने का उपाय है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक तथा रोचक बनाने का उपाय है। किस प्रकार से सामाजिक अध्ययन को आप व्यवहारिक और रोचक बना सकते हो भाई? श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके, सामाजिक सर्वेक्षण या अध्यापक का समुचित आचरण। श्रव्य दृश्य सामग्री से बिल्कुल बनता है सामाजिक सर्वेक्षण। दो ऑप्शन, दोनों से सामाजिक अध्ययन यदि अच्छा बन रहा है ना तो ऑटोमेटिक आपको उपयुक्त सभी पर क्या कर देना है? राइट कर देना है, क्योंकि 2 यदि 4 में से 2 सही है, इसका मतलब उपयुक्त सभी क्या होगा आपका? सही होगा। अध्यापक का समुचित आचरण ये भी जरूरी है दोस्तों। तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर वाला। अरे आज ऑप्शन ABCD नहीं होकर के 1 2 3 4, मैंने कहा ना तबियत मेरी थोड़ी काम नहीं करी है ना, तो मैंने PPT किसी से बनवाई थी, उन्होंने दिया था तो उसने ABCD की जगह पे ना 1 2 3 4 डाल दिया दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसमें कोई जैसे मुख्य वाली बात नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः किस स्तर के छात्रों का करवाया जाना चाहिए? सामाजिक सर्वेक्षण, समाज का सर्वेक्षण सामान्यतः किस स्तर के बालकों, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक या सभी से? दोस्तों सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब होता है समाज का सर्वेक्षण करना, समाज के बारे में गतिविधियों का पता लगाना। प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक वाले बच्चे इतने टैलेंटेड नहीं होते कि समाज का सर्वेक्षण कर सके, लोगों से बातचीत कर सकें या समाज की कठिनाइयों के बारे में जान सकें। ये जो करवाना चाहिए आपको माध्यमिक स्तर पर करना चाहिए, सभी स्तर पर भी नहीं होगा, क्योंकि माध्यमिक कक्षा के बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, वो समाज के लोगों से बात भी कर सकते हैं, क्रियाओं की बात भी कर सकते हैं, समाज में क्या बुराई है क्या अच्छी है सब चीज़ को अच्छे से जान सकते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण का जो कार्य है ना माध्यमिक स्तर वाले बालकों से करवाना चाहिए। 3 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ये देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख सूत्र है, किस सूत्र से? प्रादर्शित, दूरदर्शिता, सरल से कठिन, तेज ध्वनि से पढ़ना या स्तरानुकूल शिक्षण। ये सूत्र नहीं है दोस्तों, प्रमुख शिक्षण का शिक्षण सूत्र की बात कराइए, तीनों शिक्षण सूत्र है ही नहीं है। सरल से कठिन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। सामाजिक अध्ययन सरल से कठिन की तरफ चलनी चाहिए दोस्तों। पहले सरल बातें समझाओ, फिर धीरे धीरे समझ के बारे में कठिन बातें भी उनका ज्ञान दो। इसीलिए व्यवहारिक रूप से पहले पर्यावरण चले जाती है, फिर सामाजिक विज्ञान चले जाती है दोस्तों। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कक्षा 6 से 8 में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया गया है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया 6 से 8 तक आपकी क्या चलती है? सामाजिक विज्ञान चलती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों नहीं होगा दोस्तों, 3 नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर। ये देखिए आज का अंतिम और आज का लास्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण
सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण गुण है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक। मैंने पहले बार सामाजिक विज्ञान का मेन उद्देश्य क्या है? समाज। ये अर्थ, धर्म, राजनीतिक सारे समाज में आते हैं दोस्तों। एक इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था आज के अपने 50 नंबर का 50 प्रश्नों का सफर, जो अपन 950 तक पहुंच गए। भाई कहाँ तक पहुंच गए अपन? 950 प्रश्नों का सफर अपन ने तय कर लिया है। अब चलेंगे अपन 951 से अगली क्लास में। लेकिन 951 की कल नहीं आएगी दोस्तों, परसों आएगी। कल जो आएगी आपके डाउट क्लास आएगी। कौन कौन सी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कौन कौन सी दिक्कत है, कौन कौन सी समस्या है, ये उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ गतिविधियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ में मैं आपको प्लान भी बताऊंगा किस तरीके से आपको रणनीति के साथ में तैयारी करना चाहिए। तो कल जो है ना थोड़ी अपन चर्चा के साथ में कुछ 20-30 प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऊपर बच्चों को ज़्यादा समस्या आ गई है। तो उसमें आरपीएससी ने क्या सही माना, सही क्या होना चाहिए, क्यों सही नहीं होना चाहिए, मैं सारे आपका जितना भी कन्फ्यूजन है ना वो उसके साथ में दूर कर दूंगा। तो कल मिलते हैं अपन नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे,